स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। लोकसभा के अंदर अभी चर्चा चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह बोल सकते हैं शाम को। इससे पहले निर्मला सीतारमण जो है उनके बोलने की बात सामने आ चुकी है। गृहमंत्री माफ कीजिएगा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वो बोलेंगी। तो देवेंद्र, एक चीज और क्लियर कर दें कि ये आज लोकसभा में अपने अंतिम चरण तक पहुंचना है, यानी लोकसभा से पास कराना चाहती है सरकार। हाँ बिल्कुल, सरकार ये चाहती है कि आज के आज इसको पास करा दिया जाए। और निर्मला सीतारमण का पहले बोलने का प्रोग्राम था, लेकिन अब हमें ये बताया गया कि नहीं बोल रही है। निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि आज नहीं बोलेंगे। शायद वो राज्यसभा में कल इस्तेमाल किया जाएगा उनके स्पीच का, और स्मृति ईरानी आज यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से उन बातों को रख सकती हैं। तो उस लिहाज से सरकार की पूरी तैयारी है कि आज का जो 7 घंटे का समय है, उस 7 घंटे के समय में इस बिल को लोकसभा से मंजूरी दिला दी जाए, कल इसको राज्यसभा में लेकर आया जाए और फिर राज्यसभा की जो कार्रवाई रहे कल शाम तक राज्यसभा से भी इसको पास करा दिया जाए। प्रधानमंत्री के फिर इस पर कुछ शब्द कहने की कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री का अब इस पर कहने का कोई मतलब नहीं है। इसमें जो आखिर में जैसा कि मैंने बताया कि 2 बड़े नाम इंतजार रहेगा उनका, एक स्मृति ईरानी और गृहमंत्री अमित शाह का, दोनों इंटरवीन करेंगे। और उसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री, हम सभी जानते हैं कि जिसने बिल को रखा है, आखिर में जवाब भी वही देंगे। जिन आरोपों को लगाया गया है या जिन बिंदुओं को लेकर त्रुटियां बताई गई है, उन सारी चीजों का जवाब देते हुए उसके बाद बिल को पास कर दिया जाएगा। तो मतलब सरकार की कैलकुलेशन में आज और कल 2 दिन मिलाकर के इसको कानून बना देना। हाँ बिल्कुल सर। और वहाँ पर एक चीज बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना कि क्या इसको वॉइस वोट से कराया जाता है या फिर डिवीजन की मांग की जाती है। अगर डिवीजन की मांग की जाती है तो वहाँ पर फिर दलों का जो रुख और रवैया है वोटिंग करने के दरमियान वो एकदम स्पष्ट से नजर आता है। फिर वो जो नंबर्स भी आता है ना, अपने आप में वो बड़ा दिलचस्प होता है। जैसे वॉइस वोट के आधार पर कोई बिल पास हो और दूसरी तरफ आप नंबर्स के हिसाब से बताएं कि इस बिल को 500 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया था, तो वो तस्वीर ज़्यादा खूबसूरत नजर आएगी। लेकिन वो तब होगा अगर किसी ने डिवीज़न की डिमांड की। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें डिवीज़न का डिमांड अपोजिशन करेगा। अभी तक कोई पार्टी ऐसी तो दिखी नहीं है हर्षवर्धन जिसने कहा कि हम खिलाफ हैं, हम खिलाफ वोट करेंगे। नहीं, किसी ने कहा नहीं है। और मेरे मन में तो एक रोचक सवाल आ रहा है, क्योंकि जब हम सुबह थे तो देवेंद्र जी ने कहा था कि सोनिया बनाम स्मृति होगा, तो सोनिया जी तो बोल चुकी और मतलब मुझे तो कोई प्रभावी भाषण नहीं लगा। अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं देवेंद्र जी, क्योंकि स्मृति ईरानी बोलेंगी? निश्चित तौर पर जब स्मृति ईरानी बोलने आएंगी तो सोनिया गांधी ने जिन जिन चीज़ों को रखा, जैसे अपनी लिगेसी उन्होंने बताया कि सपना किसका था, किस समय रखा गया, ये बताया कि इतना विलंब क्यों लगा, अपनी डिमांड रखी, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन और या आप कहें कि एस्पर्शंस उन्होंने छोड़े हैं जिनका जवाब सत्ता पक्ष ज़रूर देना चाहेगा। निशिकांत दुबे ने चाहे जो बात भी कही हो, लेकिन जब स्मृति ईरानी बोलेंगी तो समझा जा सकता है कि सोनिया गांधी बनाम स्मृति ईरानी का जो वो विवाद है वो कितने दिलचस्प तौर पर आज का टॉकिंग पॉइंट बनेगा। नहीं, लेकिन निशिकांत दुबे का इस्तेमाल ये सरकार जैसे कर रही है, हमने देखा जब सर्विसेज बिल वाले में भी, दिल्ली सर्विसेज बिल वाले में, और आज भी। इनफैक्ट आज सोनिया गांधी के बोलने के बाद दूसरी ओर से आवाजें भी उठी कि आपकी कोई महिला सांसद क्यों नहीं बोलती है। इस पर गृहमंत्री ने जवाब दिया कि मैं क्या पुरुष चिंता नहीं कर सकता महिला की। बिल्कुल सौरभ, और ये एक नई प्रवृत्ति है और पिछले कुछ सालों में निशिकांत दुबे ने अपनी वो जगह बनाई है। हालांकि लॉजिकल बात करने वाले, रिसर्च करने वाले सांसद के तौर पर उनकी छवि हमेशा से रही है, लेकिन उस हिसाब से उनको प्रमुखता नहीं मिलती थी। पिछले कुछ मौक़ों पे आप देखें तो निशिकांत दुबे को बार बार आगे किया जाता है। उसमें एक बड़ी वजह यह भी रहती है कि निशिकांत दुबे जब आक्रमण करते हैं बोलने में तो बहुत तीखा हमला करते हैं। और आपको ध्यान होगा कि खासतौर पे कांग्रेस के बहुत सारे नेता इस बात को लेकर असहज रहते हैं। निशिकांत दुबे जिस प्रकार से कांग्रेस के गांधी परिवार के बारे में अटैक करते हैं, वहाँ पर वो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते। और ऐसे में समझ सकते हैं आप कि बीजेपी इस चीज़ को जानने के बाद कितना ज़्यादा उनका इस्तेमाल करना चाहेगी। आज उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लेकर के बोला कि सोनिया जी इस पर राजनीति कर रही हैं। हमने देखा था सोनिया जी ने एक बार पिछड़ों के एक मुद्दे पर ही कॉलर पकड़ लिया था समाजवादी पार्टी के सांसद का। देखिए, निशिकांत जी बहुत एग्रेसिव स्पीकर है पार्टी के, और उनकी पहचान बनी थी जब यूपीए सरकार थी। और यूपीए सरकार में जो कोयला घोटाला का उजागर करने वाला काम था, उसमें सबसे बड़ी भूमिका, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निशिकांत दुबे ने निभाई थी उस वक्त। तो वो पूरा उनका जो एग्रेसिव है, और वो जैसा देवेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि गांधी परिवार पर वो बड़े एग्रेसिव होकर बात करते हैं। 2 लोग हैं, एक स्मृति जी हैं और दूसरे निशिकांत दुबे हैं, जिनको इस्तेमाल पार्टी कर रही है। मुझे लगता है निर्मला जी का जैसे आपने जिक्र किया, वो राज्यसभा की मेंबर हैं, हालांकि यहाँ भी बोल सकती थी, लेकिन वहाँ स्पीकर एक बेहतर स्पीकर रहे तो पीयूष गोयल और जो निर्मला जी हैं उनका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाए। और अब मुझे लग रहा है कि इस बिल के आज लोकसभा में पास हो जाने में किसी तरह की आशंका आपको नहीं रखनी चाहिए, कोई दुविधा नहीं रखनी चाहिए। तो बिल आज पास हो जाएगा। हो सकता है जो प्रोसेस है कि अमेंडमेंट जो होंगे, वोट होगा या नहीं होगा, नहीं, मुझे लगता है कि वोट कराएंगी ही सरकार, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और सरकार के लिए फ़ायदा। देखिए, 330 वोट हैं एनडीए के और कुछ मिलकर उनके पास 250 हैं, और 40 वोट हैं कांग्रेस के, 50 वोट।
तो 400 वोट के करीबन उनके पास है। तो सरकार के लिए डिवीजन में कोई दिक्कत ही नहीं है, बल्कि डिवीजन से वो दूसरी पार्टियों को एक्सपोज कर सकती है जो अपोजिशन में बैठी है, जो बीजेपी के साथ नहीं है, उनको कर सकती है। इसलिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बिल है, यदि कोई डिवीजन नहीं मांगेगा तो फिर तो हो जाएगा पास। लेकिन सरकार डिवीजन नहीं मांग सकती, उसमें डिवीजन मांगने की अपोजिशन नहीं मांगना, वही मैं कह रहा हूं, अपोजिशन डिमांड करे। स्पेशल मेजॉरिटी की बात आई थी, तो क्या उसमें ये अनिवार्यता है कि आप वोट कराएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसमें प्रक्रिया ये रहती है कि जैसे बिल को रखने के बाद जब स्पीकर बोलेंगे तो उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या सभी सदस्य इसके पक्ष में हैं, हाँ तो हाँ बोले, ना बोले, ऐसे करके वो बात कहेंगे। जो वॉइस आता है उस वॉइस के आधार पर ओपिनियन अपनी राय देते हैं, स्पीकर अपनी राय देते हैं। जैसे वो राय देते हैं करवाने में अपोजिशन का कोई व्यक्ति खड़ा होकर कह सकता है कि नहीं इस वॉइस वोट, क्योंकि वो स्पेसिफिक तो हो नहीं सकता, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, डिवीजन, फिर वहां पर डिवीजन होता है। तो बिल पे तो अमेंडमेंट पे भी डिवीजन मांगते हैं। हाँ, बिल्कुल। असदुद्दीन अवैसी जैसे नेता तो लगातार डिवीजन मांगते हैं, उनको पता हो रहा था। या प्रेमचंद्र की बात कर लें, ये लोग बहुत डिवीजन मांगते हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क है ना, तब कोई गुंजाइश थी उनके पास, इस बिल पर कोई गुंजाइश विपक्ष के पास नहीं, क्योंकि विपक्ष भी तो चाह रहा है ना कि ये हो जाए। वो भी नहीं चाहेगा कि वो महिला आरक्षण विरोधी दिखे। और देखिए, हम लोग बरसों से एक बात कहते थे, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, पुरुष जी लोग जो हैं वो सुने। हम लोग कहते थे ना कि हर सफल पुरुष के पीछे, हम सबको सुनना है ना, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो अब जरा ध्यान से देख सोचिए, कहीं आपके मन में वो वाली मानसिकता तो नहीं थी कि पुरुष ही सफल होता रहे, अब महिलाएं भी सफल होने वाली हैं, तो जरा उनके पीछे भी खड़े होने की आदत डालिए। और ये बिल पीवी नरसिंहा राव के समय आया, पंचायती राज वाला, और अगर अभी आज कहें तो अब इसको हम देख रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के समय आ रहा है, तो वो भी पुरुष ही हैं, महिलाओं के समय हो नहीं पाया, जाने किस वजह से। लेकिन ये एक बात है ना त्रिपाठी जी कि जो बिल है उसमें बहुत सारे दल है जो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको ध्यान में रखते हुए डिवीजन मांग सकते हैं ना, कि जैसे ओबीसी की बात हो रही है फिर से वहीं पर कि उनको अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को सपोर्ट करना है। हम तो खड़े थे इसके डिवीजन मांगे तब ना जब उसके खिलाफ में वोट करने वाले हो। खतरा है ना, तभी कह रहा हूँ ना कि नहीं, कई पार्टियां हो सकती है, हमें नहीं लग रहा ऐसा, लेकिन कई छोटी पार्टियां भी ऐसी हो सकती है जिनका कोई मतलब नहीं है। ओवैसी जी कर सकते हैं, ओवैसी भी एक सदस्य भी मांग ले अगर वो तो भी डिवीजन तो हो ही जाएगा। और उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को कोई दिक्कत नहीं है डिवीजन हो भी जाए तो। ये 375 सरकार तो चाहेगी, देखिए कौन इसके खिलाफ है, तो इससे अच्छी क्या स्थिति होगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या जो राजनीतिक दल हैं जो इतने सतर्क हैं, सोनिया जी का भाषण आप सुनिए, वो कह रही हैं कि ठीक है ये होना चाहिए लेकिन हम इसके समर्थन में, वरना ये कहती हैं कि इसको आप लागू नहीं करेंगे तो हम चाहेंगे कि ये ना हो, ये इसके साथ हो। फिर आप देखिए जो समाजवादी पार्टी का भी है वो भी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को दो, इनको दो, लेकिन हम इसके साथ हैं। अभी तक एक भी सदन के भीतर, हो सकता है कि कोई हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं उसके बीच में कोई बोला हो, कोई अड़ा नहीं है इस पे। तो मेरा ये मानना है कि सरकार के मन में चाहे जितनी इच्छा हो, विपक्ष इस पर सतर्क होगा कि इस पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए। और हमारे नाम क्या गए, यानी ये पार्टी कल हेडलाइन छपे, अखबारों में छपे, टीवी चैनल पर हेडलाइन चले कि फलाना पार्टी ने कहा कि हम महिला आरक्षण के विरोध में खड़े, या मत दिया, ये ना हो। सौरभ, इसमें बहुत दिलचस्प ये है कि आमतौर पे ये होता है कि जिस बिल से अपोजिशन सहमत नहीं रहता है, कम से कम वो इतना जरूर कहते हैं, अगर विरोध नहीं कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए। यहाँ पर ऐसी आवाज़ भी सुनने को नहीं मिल रही है कि कमेटी को भेजने का कोई जोखिम उठा ले कि भाई कमेटी विचार करे इस पे और एक बार फिर से लटक जाए। सीधे मैसेज यही जाएगा, जैसे कोई कमेटी को भेजने की बात कही जाएगी वो मैसेज ये जाएगा कि ये लटकाना चाहते हैं। ये खतरा चुनाव के समय तो कम से कम कोई भी दल उठाना नहीं चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, मतलब कोई इस बात पर भी नहीं कह रहा है कि भाई फला समिति को इसको भेज दीजिए, लेकिन दो बार लोगों को लग रहा है कि भाई लोग की जनता में से रिएक्शन आ जाएगा। नहीं सौरभ, दो बार स्टैंडिंग कमेटी के पास ये बिल जा चुका है, बहुत डिटेल में एग्जामिन हुआ है। नहीं, गीता मुखर्जी के टाइम भी और नटराजन के टाइम भी, लेकिन इसमें तो फर्क है ना, वापस स्टैंडिंग कमेटी पर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल तब जाता है कि उस पर कोई स्टडी नहीं हुआ। नहीं, इसमें फर्क है कि डिलिमिटेशन, सेंसस, इसमें कई सारे पहलू हैं जिस पर आराम से टालने के लिए कम से कम बोले तो सही, तो वो बोलने का भी खतरा नहीं उठा रहे हैं, वो ज़्यादा दिलचस्प तस्वीर नजर आ रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह सौरभ यही है कि सबको पता है कि अगर आधी आबादी में ये मैसेज जा रहा है तो कैसे आप ये खतरा उठा सकते हैं कि इस बात को खारिज कर दें या इस बात को मना करें या इस रूप में दिखें कि हम इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। वो दूसरी मतलब वो भी खुद सोचते होंगे ना कि हम ये तर्क देंगे तो इसकी काट क्या होगी। अब अगर वो कह दें कि भाई नहीं ये तुरंत लागू करिए, अब फिर आप जातिगत जनगणना भी चाहते हैं, फिर आप चाहते हो ओबीसी को आरक्षण भी मिल जाए, हर चीज़ नहीं एक साथ मुमकिन हो। नहीं, दरअसल एक तरह से इसको देखें तो अब जो स्थिति स्पष्ट है, भले विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन अगर वो इसमें अड़ंगा लगाएगा तो सामान्य लोग ये समझेंगे, सीधे जिसको कहते हैं ना कि सरल शब्दों में क्या समझ रहे हैं, तो वो यही समझेंगे कि विपक्ष ये चाह रहा था कि नहीं मोदी सरकार के समय तो ये नहीं पास हो,
एक लाइन की बात है, वो इनके मन में और ये सभी के मन में जाएगा। जितने लोग भी पिछले कुछ दिनों से 3 दिनों से ये चर्चा देख रहे हैं, और जब से ये हल्ला होना शुरू हुआ कि महिला आरक्षण बिल आएगा, फिर सरकार उसको एजेंडे में शामिल कर लेती है, फिर उसको प्रस्तुत किया जाता है और आज तो उस पर बहस ही चल रही है, तो अब लोगों के मन में बड़ी क्लैरिटी है। मोदी सरकार महिला आरक्षण का कानून बना रही है, महिलाओं को लोकसभा में प्रतिनिधित्व, विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा, भले अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये संसद की संवैधानिक गारंटी है, पक्की वाली है। ये कोई चुनावी रैली नहीं है। अगर उसके खिलाफ कोई खड़ा होगा तो उसके, एक तरह से कहेंगे कि उसके खिलाफ जनता के मन में कुछ न कुछ जरूर रहेगा। आपको इस वक्त ज्यादा फंसा हुआ कौन महसूस लग रहा है विपक्षी दलों में से? विपक्षी दलों में मुझे समाजवादी पार्टी और आरजेडी ऐसी पार्टियां हैं जिनका कोर कॉन्स्टिट्यूंसी ओबीसी है, तो उनके लिए ये दुविधा है कि वो इसके, क्योंकि हमेशा वही इसमें विलेन रहे हैं। पिछली बार भी जितना 11 बार जब ये बिल रुका है, तो वही 2 पार्टियां मोटे तौर पर थी जिन्होंने इस बिल को रोकने की बात लगातार की। पहले तो वो महिलाओं के ही खिलाफ उस तरह से खड़े हुए थे, और फिर बात हुई कि ओबीसी को लेकर लगातार खड़े हुए, तो वो केवल, और वो उनकी अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा करते हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है, मुझे आज नहीं लग रहा कि कोई इस तरह से खड़ा होकर इस बिल का विरोध करे। और जैसे त्रिपाठी जी ने कहा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी की स्पीच नहीं है कि वो वहाँ पर बाहर जाकर कहीं पर बेंगलोर में, दिल्ली में, बॉम्बे में दे रहे हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो ये बिल पास हो जाएगा तो वो किसी भी दिन लागू होगा, लेकिन इसको बदलने की हिम्मत फिर कोई सरकार, आने वाली सरकार नहीं कर पाएगी। और देखिए परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव दोनों इस बिल के खिलाफ हुआ करते थे। आज उन दोनों ही परिवारों की बेटी, जो बहू और बेटी हैं, वो संसद के अंदर हैं जी, परिस्थिति बदली हुई है। और बिल्कुल सौरभ, और जब बिल की कॉपी फाड़ी गई थी तो लालू प्रसाद यादव की, उनकी पार्टी के तो वो नेता थे ही, उस परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे, बेहद भरोसेमंद और विश्वस्त व्यक्ति थे वो सांसद जिन्होंने उस बिल की कॉपी फाड़ी थी। और इससे समझा जा सकता है कि वो किसके आदेश पे या किसके निर्देश पर वो काम कर रहे होंगे। और आज यहाँ पर देखिए कि वो तस्वीर ऐसी अब बदली हुई है। हालांकि अभी भी कोटा विद इन कोटा की मांग वो कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर अब ऐसी नहीं आ रही है कि उस आक्रामक तरीके से आप सामने आए, क्योंकि आपको पता है कि तब यूपीए की सरकार थी जिसमें आपकी आक्रामकता को बर्दाश्त किया जाता था, आपके नंबर्स के हिसाब से या आपके पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के हिसाब से। नंबर की बात भी मैं ज़्यादा नहीं करता हूं, क्योंकि उन दलों के पास इतनी स्थिति नहीं थी कि अगर लोकसभा में उस बिल को लेकर आया जाता तो उसको रोक सकें। लेकिन तब की सरकार ने ये खतरा नहीं उठाया। मौजूदा मोदी सरकार तो हर एक राजनीतिक विरोध के बावजूद इस कदम को आगे बढ़ा चुकी है और लेकर जब जा रही है, तो वहाँ पर ऐसी आक्रामकता का बहुत मतलब नहीं रहेगा। खासतौर पर तब जब सौरभ, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब कुछ सांसदों ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया, तो दोनों ही हाउसेज में आपने देखा कि किस प्रकार से त्वरित तरीके से निलंबन की कार्रवाई की गई थी। इस नई बिल्डिंग में तो उससे और ज़्यादा बचने की कोशिश की जाएगी। अच्छा देवेंद्र, एक बात और बता दीजिए आप। और पार्लियामेंट्री डेकोरम कहता है कि यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं तो कोशिश की जाए कि दिन नहीं हो, कि हंगामा नहीं हो, और दूसरा सहमति बन पाए। आम सहमति नहीं भी बने तो एक बड़ा सहमति उस पर बन पाए, तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किया जाए। और इसमें तो एक और बड़ी बात है कि 50% स्टेट्स में भी ये बिल जाने वाला है। हालांकि 30 में से 29 में से 16 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों, तो वहाँ पर भी पास हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो सर, और जैसे सुबह हुआ कि अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर ने बिल पेश किया, तो कोई हंगामा नहीं हुआ उस तरह का। नहीं तो जो बात हमने चर्चा की है कि बिल फाड़ दिया गया, स्पीकर की टेबल पर चढ़ गए, राज्यसभा में चेयरमैन की टेबल पर चढ़ गए, वो कुछ नहीं हुआ। और पूरे दिन भर में हम बहस देख रहे हैं कि सब लोग अपनी बात को तर्कसंगत तरीके से रख रहे हैं, कोई हंगामा इस पर नहीं हो रहा, और मोटे तौर पर सब लोगों ने अपनी सहमति दिखाई है। मैं एक खबर निकालने की कोशिश कर रहा था सर देवेंद्र से। देखिए आज लोकसभा में पास हो जाएगा, कल राज्यसभा में पास हो जाएगा, उम्मीद करते हैं ऐसे हम लोग, बचेगा फिर भी एक दिन, तो तीसरे दिन के लिए कोई और सरप्राइज है क्या? और सौरभ, अभी तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की राज्यसभा की बैठक चली रही थी, और मुझे लगता है कि अब तक तय कर लिया गया होगा कि कितने घंटे दिए जाने हैं इस बिल के लिए, उसके बाद पास कर लिया जाएगा। दूसरी चीज़ की, जिस सवाल को लेकर आप पूछ रहे हैं सौरभ, बहुत ज़्यादा चर्चाएं ये चल रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का हवाला भी दिया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सत्र छोटा होगा लेकिन ऐतिहासिक निर्णय होंगे। होगा नहीं, होंगे, मतलब निर्णय एक से अधिक होंगे। और बहुवचन में था। और उस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या सरकार अपनी पिटारे से कुछ और निकालने वाली है। अभी तक सरकार के स्तर से किसी सुगबुगाहट का ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला है। और मैंने बार बार ये पड़ताल करने की कोशिश की कि ऐसा तो नहीं था कि पिछली कैबिनेट की बैठक में एक बिल को लेकर सबका ध्यान उस पर था, कोई अतिरिक्त बिल भी पास हो गया है, क्योंकि ब्रीफिंग तो सौरभ कोई हुई नहीं है। तो ऐसे में अगर 2 या 3 बिल आपने पास करा लिए हों, जिसके लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पहले कहा ही था कि 4 इसके अलावा भी बिल हैं, तो क्या ऐसा कुछ हुआ है? अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिली है। हमें मना ही किया गया है कि इसके अलावा कुछ और नहीं। लेकिन वाकई ये दिलचस्प रहेगा देखना कि लोकसभा फिर कल क्या करता है, परसों क्या करता है। इतना तय है कि अगर पिछली कैबिनेट की बैठक में इस बिल के अलावा कोई और बिल नहीं था,
जैसा कि बताया जा रहा है, तो फिर उस स्थिति में एक और कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ेगी। अगर एक और कैबिनेट की बैठक होती है तो तय मान लीजिए कि फिर कुछ होने वाला है। नहीं तो फिर इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।